पीएम केयर्स फंड कोरोना महामारी के दौरान देश की मदद के लिए बनाया गया एक ऐसा फंड जिसमें आम लोगों से लेकर बड़ी कंपनियों और सरकारी कर्मचारियों तक ने पैसा दिया। उस वक्त सरकार की तरफ से अपील की गई कि लोग इस फंड में ज्यादा से ज्यादा योगदान करें ताकि कोरोना जैसी आपदा से निपटने में मदद मिल सके। लेकिन अब इसी पीएम केयर्स फंड की नई ऑडिट रिपोर्ट सामने आई है और इसके आंकड़ों ने नए और कई सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 31 मार्च 2025 तक पीएम केयर्स फंड के पास 8,452 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मौजूद थी। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस साल फंड के पास हजारों करोड़ रुपए मौजूद थे, उस पूरे साल में खर्च के तौर पर सिर्फ 87 लाख रुपए दर्ज किए गए। आखिर ऐसा क्यों? क्या देश में ऐसी कोई आपात स्थिति नहीं थी जिसमें इस फंड के पैसे का इस्तेमाल किया जा सकता था? और अगर पैसा खर्च नहीं किया गया तो इतने बड़े फंड को जमा रखने की जरूरत क्या थी? आज की कहानी इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ आदर्श मिश्रा। पूरी कहानी समझते हैं। पीएम केयर्स फंड की वेबसाइट पर 17 अगस्त को वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 की ऑडिट रिपोर्ट अपलोड की गई। रिपोर्ट के मुताबिक अकाउंट्स का ऑडिट 6 अगस्त को किया गया और ऑडिटर्स ने 7 अगस्त को रिपोर्ट पर साइन किए। यानी ऑडिट हो जाने के बाद रिपोर्ट वेबसाइट पर अपलोड की गई। अब अगर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के आंकड़ों पर नज़र डालें तो पता चलता है कि पीएम केयर्स फंड को डोनेशन और जमा रकम पर मिलने वाले ब्याज से 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा की आय हुई। लेकिन इसी अवधि में खर्च सिर्फ 87 लाख रुपए, यानी एक तरफ फंड को हजारों करोड़ रुपए की आय हो रही है और दूसरी तरफ खर्च का आंकड़ा बेहद छोटा दिखाई देता है। और 31 मार्च 2025 तक फंड के अकाउंट में कुल रकम थी करीब 8,452 करोड़ रुपए। अब यहाँ एक सवाल उठना स्वाभाविक है। जिस फंड को आपातकाल और आपदा से निपटने के लिए बनाया गया था, उसमें अगर हजारों करोड़ रुपए मौजूद हैं तो उस पैसे का इस्तेमाल किस तरह और कितना किया गया? पीएम केयर्स फंड की शुरुआत मार्च 2020 में हुई थी। उस समय देश कोरोना महामारी से जूझ रहा था। लॉकडाउन, अस्पतालों में बेड की कमी, ऑक्सीजन की समस्या, वेंटिलेटर की जरूरत और मेडिकल उपकरणों की कमी जैसी कई चुनौतियां सामने थी। इसी दौरान पीएम केयर्स फंड बनाया गया। सरकार ने लोगों और कंपनियों से इसमें योगदान करने की अपील भी की। देखते ही देखते इस फंड में बड़ी रकम जमा होने लगी। बताया गया कि शुरुआती 3 सालों में इस फंड में करीब 13,000 करोड़ रुपए जमा हो गए थे। यहां तक कि शुरुआत के सिर्फ एक हफ्ते में ही करीब 3,000 करोड़ रुपए जमा होने की बात सामने आई थी। यानी लोगों ने इस फंड पर भरोसा करते हुए बड़ी मात्रा में पैसा दिया। सरकार ने यह भी कहा था कि पीएम केयर्स फंड में कंपनियां सीएसआर यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत पैसा दे सकती हैं। इसके अलावा मंत्रियों की तरफ से सरकारी अधिकारियों से अपनी सैलरी का हिस्सा डोनेट करने की अपील भी की गई थी। लेकिन जैसे जैसे लोगों ने इस फंड के बारे में जानकारी मांगना शुरू की, विवाद भी बढ़ता गया। सबसे बड़ा सवाल था, पीएम केयर्स फंड आखिर है किसके नियंत्रण में और क्या जनता को इसके पैसे और खर्च का पूरा हिसाब जानने का अधिकार है? आरटीआई के तहत जानकारी मांगने पर सरकार की तरफ से यह रुख सामने आया कि पीएम केयर्स फंड एक पब्लिक अथॉरिटी नहीं है और इसलिए यह आरटीआई एक्ट के दायरे में नहीं आता। यहीं से पारदर्शिता को लेकर सवाल और तेज हो गए। अब हाल में एक और मुद्दा सामने आया है। पीएमओ ने लोकसभा सचिवालय को बताया कि पीएम केयर्स फंड से जुड़े सवाल और दूसरी संसदीय कार्रवाई लोकसभा में उसके कामकाज के नियम और प्रक्रिया के तहत स्वीकार्य नहीं है। यानी संसद में भी इस फंड को लेकर सवाल उठाने की गुंजाइश को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इसके अलावा पीएम केयर्स फंड की ऑडिट रिपोर्ट को लेकर भी पहले सवाल उठते रहे हैं। अब नई रिपोर्ट सामने आने के बाद एक्टिविस्ट एक बार फिर पूछ रहे हैं कि आखिर इस फंड के पैसे का इस्तेमाल और उसका पूरा हिसाब जनता के सामने कितना स्पष्ट है। पारदर्शिता के लिए काम करने वाली एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज भी पीएम केयर्स फंड को लेकर सवाल उठाती रही हैं। उनका तर्क है कि जब बड़े पैमाने पर पैसा किसी फंड में जमा हो और उसके दानदाताओं तथा खर्च से जुड़ी पूरी जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध ना हो तो जवाबदेही का सवाल खड़ा होता है। उन्होंने इस स्थिति की तुलना इलेक्टोरल बॉन्ड विवाद से जुड़े पारदर्शिता के सवाल से भी की है।
उनका कहना है कि बड़े योगदानों की पर्याप्त जांच न होने पर क्विड प्रो क्वो यानी किसी योगदान के बदले किसी तरह के फायदे की संभावना को लेकर सवाल उठ सकते हैं। हालांकि यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि आरोप या आशंकाएं हैं, किसी गड़बड़ी का स्थापित प्रमाण नहीं। लेकिन सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पीएम केयर्स फंड में बड़ी रकम मौजूद है और इसके इस्तेमाल को लेकर सार्वजनिक जानकारी सीमित होने की बात कही जा रही है। अंजलि भारद्वाज ने एक और अहम सवाल उठाया है। उन्होंने पूछा है कि अगर फंड में इतनी बड़ी रकम मौजूद थी तो उसका इतना बड़ा हिस्सा इस्तेमाल किए बिना क्यों रखा गया। यही नहीं, करीब 324 करोड़ रुपए के कुछ पेमेंट्स को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। बताया गया है कि इन पैसों को इम्प्लीमेंटिंग एजेंसियों की तरफ से वापस किया गया था। लेकिन सवाल है, ये पैसे किन एजेंसियों को दिए गए थे, किस काम के लिए दिए गए थे, किस वजह से वापस किए गए और इन पैसों की वापसी का पूरा विवरण सार्वजनिक क्यों नहीं है। एक और सवाल ऑडिट रिपोर्ट के साथ जुड़े नोटिस को लेकर है। भारद्वाज ने पूछा कि ऑडिट रिपोर्ट के साथ वाले नोटिस क्यों अपलोड नहीं किए गए हैं, क्योंकि किसी भी वित्तीय स्टेटमेंट को समझने के लिए सिर्फ आंकड़े देखना पर्याप्त नहीं होता। उसके साथ दिए गए नोट्स कई बार ये बताते हैं कि पैसा कहाँ से आया, किस मद में खर्च हुआ, कौन सी रकम वापस आई और किसी खास लेन देन का वास्तविक संदर्भ क्या था। इसलिए अब बहस सिर्फ इस बात पर नहीं है कि पीएम केयर्स फंड में कितने पैसे हैं, बहस इससे आगे की है। पैसा कहाँ से आया, कहाँ खर्च हुआ, किसने दिया, किसे दिया गया, कितना पैसा वापस आया और सबसे महत्वपूर्ण, जनता को इस पूरे हिसाब की जानकारी कितनी पारदर्शिता के साथ दी जा रही है। यहाँ एक बात फिर स्पष्ट कर दें, नई ऑडिट रिपोर्ट में 8,452 करोड़ रुपए की रकम और 87 लाख रुपए के खर्च का आंकड़ा अपने आप में किसी घोटाले का सबूत नहीं है। लेकिन एक सार्वजनिक उद्देश्य के लिए बनाए गए इतने बड़े फंड में इतनी बड़ी रकम मौजूद होने के बाद खर्च, भुगतान और वापसी से जुड़ी विस्तृत जानकारी को लेकर सवाल उठना जरूर स्वाभाविक है। क्योंकि जब देश के लोगों से आपदा के समय पैसा मांगा गया था तब उनसे यही कहा गया था कि ये पैसा मुश्किल वक्त में देश के काम आएगा। आज वही लोग जानना चाहते हैं कि उनके दिए गए पैसे का इस्तेमाल आखिर कितना हुआ और कितना पैसा अब भी फंड में पड़ा है। आखिर पीएम केयर्स फंड में 8,452 करोड़ रुपए होने के बावजूद एक साल में सिर्फ 87 लाख रुपए ही क्यों खर्च हुए। यही वो सवाल है जिसका स्पष्ट और विस्तृत जवाब जनता जानना चाहती है। अब आपकी क्या राय है इस खबर पर, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपकी राय इस डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी है। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल द हिंदी टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पर तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें ज़रूर फॉलो करें।